में 277th रैंक हासिल की थी। इसके अलावा अभी जो रिसेंटली डिक्लेयर्ड 2019 का यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, इसमें मैंने 6 पोजीशन हासिल की है। तो जो आज का हमारा डिस्कशन है वो दो मेजर पॉइंट्स पे बेस्ड है कि ये जो मेरी जर्नी है यूपीएससी और यूपीपीसीएस की, ये विदाउट फॉर्मल कोचिंग कैसे है, और सेकंड है स्पेशली फॉर मैनेजमेंट पीपल कि वो अगर वो ऑप्शनल मैनेजमेंट ले रहे हैं और जो लोग जेआरएफ मैनेजमेंट से कर रहे हैं तो वो क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। तो हम पहले अपनी फर्स्ट डायरेक्शन में चलते हैं, जिसके लिए आप सभी लोगों को ये वीडियो देखना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। तो अभी हमारे पास बहुत सारी माइथ्स हैं कि हाँ, बहुत सारी माइथ्स हैं कि हमारे पास अगर हम जॉब में हैं तो हम यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते, और अगर हमारी शादी हो गई या बच्चे हो गए हैं तो उसके बाद नहीं कर सकते। तो हम इन्हीं माइथ्स को लेकर डील करेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमने ऐसा सोचा हुआ है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको अपनी जर्नी बताना चाहूँगी। मैं कन्नौज के एक छोटे से कस्बे सौरिक से बिलोंग करती हूँ, और मैंने अपनी जो जो एजुकेशन है, स्कूलिंग है, वो मैंने 10th 12th की, अप टू 12th मैंने एक छोटे से स्कूल ऋषिभूम इंटर कॉलेज वहीं सौरिक में की है। इसके अलावा ग्रेजुएशन भी मैंने उसी कॉलेज में की थी, देवांशु समाज कल्याण में, वहीं सौरिक में ही। तो एक बहुत बड़ी मिथ होती है कि नहीं, आपको अगर यूपीएससी क्रैक करना है या यूपीपीसीएस क्रैक करना है या कोई स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो आपको एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से, एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट से आना चाहिए। ऐसा नहीं है। मैंने ग्रेजुएशन के बाद एमबीए किया लखनऊ से, वो भी एक बहुत बड़ा रिनाउंड इंस्टीट्यूट नहीं था, ऑल्दो इट वाज वेरी गुड। उसका नाम सहारा आर्ट्स एंड मैनेजमेंट एकेडमी था। तो बचपन से ही एक ये था कि मैंने जो भी पढ़ा, जो भी क्लास में हम गए तो मैंने वहाँ पे टॉप किया, चाहे वो स्कूल में हो, जोन वाइज हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो। तो मुझसे मतलब मेरे पेरेंट्स से लोग कहते थे कि नहीं, लड़की को आईएएस बनना है, बच्ची को आईएएस बनना है। तो मेरे दिमाग में ये था कि हाँ, मुझे ऐसा कुछ करना है। लेकिन हुआ ये कि जो मेरी एज थोड़ी सी कम रही, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया तो मेरी एज 17.5 ईयर्स थी। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जब मैंने एडमिशन लिया तो डायरेक्ट सेकेंड क्लास में एडमिशन लिया था, और तब मेरी उम्र 4 साल से कुछ ज़्यादा थी। तो जो मेरी एजुकेशन और मेरी जो उम्र है उसके बीच में फासला महज 2 साल का ही रहा, जिस वजह से मेरी जो ग्रेजुएशन है वो 17.5 साल में कंप्लीट हो गई। लेकिन होता यह है कि जो यूपीएससी का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 21 ईयर्स है। तो मैंने एमबीए किया, एमबीए में भी मैंने टॉप किया, फिर भी मेरी एज नहीं हुई, 19.5 ईयर्स थी। तो एमबीए के दौरान ही मैंने जेआरएफ दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया जेआरएफ। तो मैं बहुत ही यंग एज में, मैंने अराउंड 18 ईयर्स में मैंने जेआरएफ कंप्लीट किया है। इंडिया में शायद इससे कम एज में किसी ने नहीं किया होगा विद मैनेजमेंट सब्जेक्ट। फिर मैंने एडमिशन ले लिया पीएचडी में एएमयू में। एएमयू वहाँ से बहुत अच्छा मेरी लाइफ का टाइम शुरू हुआ क्योंकि एक्सपोज़र मुझे मिला। तो उसके बाद मैंने 23 ईयर्स में पीएचडी अपनी कंप्लीट कर ली। अब एक और चीज़ थी कि मुझे यूपीएससी तो करना था, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसी दौरान मेरी शादी हो गई 2014 में। अब आती है सेकेंड मिथ। लोग कहते हैं कि शादी होना मतलब मैरिज इज़ एन एंड ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, मतलब कि आपको जितना भी आपने पढ़ना था एजुकेशनल लाइफ में, अब आप उससे आगे नहीं पढ़ सकते। अगर आपका कोई ड्रीम है तो वो रह जाएगा क्योंकि अब आपकी मैरिज हो गई, स्पेशली फॉर गर्ल्स। लेकिन ये मिथ टूटा। क्यों? क्योंकि मैंने शादी के बाद यूपीएससी क्लियर किया। इसके बाद एक और होता है कि शादी के बाद हम सऊदी अरब चले गए। वहाँ मेरे पास एक बहुत सेटल्ड, बहुत अच्छी हाई पेइंग जॉब थी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता था कि मैं जो अपनी लोगों की हेल्प कर रही हूँ या लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी जजान यूनिवर्सिटी में।
सऊदी अरब में। तो काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड लिविंग भी था, लेकिन ऐसा लगता था कि जो मैं कर रही हूँ वो किसी दूसरी कंट्री के लोगों के लिए कर रही हूँ। मैंने अपनी कंट्री से इतना कुछ सीखा हुआ है और उसका मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ अपने लोगों के लिए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो, मैंने आप लोग के मैं क्वेश्चन देख रही हूँ, मैं कोशिश करूँगी सबके आंसर देने की, आप अपने क्वेश्चन लिखते रहिएगा। तो उन्होंने एक भी सेकंड नहीं सोचा और उन्होंने कहा ठीक है हम वापस चलते हैं। तो यहाँ पे हमारी तीसरी मिथ ब्रेक होती है कि अगर आपके पास एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ है, आप बाहर फॉरेन में सेटल्ड हैं बहुत अच्छी तरह से, तो आप आगे बढ़ने का नहीं सोचते हो। तो ये भी मिथ ब्रेक हुई। हम इंडिया वापस आए और मैंने तैयारी करना स्टार्ट कर दी। तैयारी करने के हमारे फिर एक चौथी मिथ आती है कि अगर किसी फीमेल के बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद वो आगे नहीं पढ़ पाती। ये मिथ भी आपको मेरी स्टोरी से टूटती हुई नज़र आएगी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने उनके साथ रहकर पढ़ाई की है। बड़ा वाला मेरा 4 ईयर से ज़्यादा का है और छोटा वाला बच्चा भी 3 ही महीने का कंप्लीट हुआ है। एक और मिथ होती है कि किसी के कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ मेजर सर्जरीज हो जाती हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं अब उनसे नहीं हो सकता क्योंकि वो इस कैपेबल नहीं है, उनके दर्द होता है या कुछ भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ मैं अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि मेरी 4 मेजर सर्जरीज हो चुकी हैं, इसके बाद भी ये एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया है। और उस मिथ को मैं फिर तोड़ रही हूँ कि आप हेल्थ इशू की वजह से ये नहीं कह सकते कि नहीं अब आपको इतनी प्रॉब्लम है कि आप आगे नहीं पढ़ सकते। चाहिए क्या है, बस एक जज्बा पढ़ने का चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी मिथ ये होती है कि कोचिंग नहीं की, वो भी दिल्ली में अगर कोचिंग नहीं की तो आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम अगर इलाहाबाद में नहीं की तो आप नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं है, मैंने कोई भी फॉर्मल कोचिंग नहीं की है। वही, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैम मैं इकोनॉमिकली वीक हूँ, मेरे पास मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कोचिंग ज्वाइन करना, तो इसलिए मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो बिलीव मी, कुछ भी ऐसा नहीं है। और मेरे हिसाब से ज़्यादातर मटेरियल आपको फ्री में अवेलेबल है। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट फंडेड हैं वो अच्छे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देते हैं कि आप उस स्कॉलरशिप का यूज़ करके इस एजुकेशन को आप हासिल करिए। तो हमने पोस्ट डॉक कर रहे थे। और एक और बहुत बड़ी मिथ है कि बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि हम 9 to 5 जॉब में हैं, हम जॉब के साथ कैसे मैनेज करें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी जॉब में थी, पिछले 10 साल से जॉब में हूँ, फुल टाइम जॉब में हूँ। अगर आपको करना होता है तो आप वक्त निकाल ही लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप टाइम नहीं निकाल पाएंगे, आप जॉब में हैं तो आप को इतना वक्त नहीं मिलता कि आप पढ़ पाएंगे। अब इन सारी चीज़ों के साथ मैनेज कैसे करना है ये आपका डोमेन है। मैं आपको टिप्स बता सकती हूँ कि हाँ कैसे। अब मल्टीटास्किंग आपको होना पड़ेगा कि अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये पहले जो लाइफ जर्नी की जो कहानी है, हाँ इन सारी इसमें मेरे हस्बैंड ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया और मेरे इन लॉज ने, सभी ने मुझे सपोर्ट किया है। लेकिन मेरे अंदर ये करने का जज्बा था, हिम्मत थी और मैंने बहुत सारी इस चीज़ के लिए सेक्रीफाइसेस भी दिए हैं। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये कहे कि मेरी लाइफ में ये बहुत सारे ऑड्स हैं जिसकी वजह से मैं एक सिविल सर्विसेज करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता है, बिकॉज आई हैव सो मैनी ऑड्स इन माई लाइफ। तो अब मैं आपके क्वेश्चंस लूँगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं। लोगों ने सलाम किया है, वालेकुम अस्सलाम, हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। इज़ इट रेलिवेंट टू स्टडी घटना चक्र? हाँ, अगर यूपी पीसीएस का आपको एग्ज़ाम करना है तो मैंने भी घटना चक्र पढ़ा था, घटना चक्र बहुत रेलिवेंट है, आप पढ़िए से। मैम ट्रेनिंग में स्कार्फ लगाने की परमिशन है? स्कार्फ कुछ स्पेशल जैसे आईपीएस है या जो डिप्टी पुलिस की जो सर्विसेज हैं उनकी एक यूनिफॉर्म होती है, उसमें आप स्कार्फ नहीं लगा सकते, अदरवाइज आप स्कार्फ लगा सकते हैं। करंट अफेयर्स फॉर पीसीएस विच मैगजीन? मुझे पीसीएस के लिए मैंने घटना चक्र ली थी और बहुत अच्छी मैगजीन है, आप उसको लीजिए और पढ़िए। हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स? आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आप वो मेजर पॉइंट्स आप उसमें लिख लिया करिए
कि जिससे आप अगर उसे बाद में पढ़ें तो एकदम से आपको पूरा रिकॉल हो जाए कि मैंने क्या पढ़ा था। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप शॉर्ट नहीं लॉन्ग नोट्स बनाइए, कोशिश करिए आप सारे नोट्स बनाएं। नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम मैम, मेरी 10th में 78% है, दैट्स गुड। आप आगे जाइए और पढ़िए। प्लीज़ एलोबरेट हाउ टू प्रिपेयर फॉर GS 1 2 3 4 मेंस, आल्सो हाउ टू कवर ऐसे पेपर। इसके लिए मैं एक अलग वीडियोस बनाऊंगी, आप उसको देखिएगा, अनरिलेवेंट वीडियो। ओके, थैंक यू। मैम स्टेट PCS के इंटरव्यू कैसे दे बताइए। इंटरव्यू के लिए मैं आपको अलग से बताऊंगी। बहुत ईजी होता है, अगर आपने सही से मेंस की तैयारी की है तो आप इंटरव्यू बहुत ईजिली निकाल लेंगे। मैम आपको अगर IAS बनना था तो MBA और JRF में टाइम वेस्ट क्यों किया। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए मैंने आपको बताया कि मैंने किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। अब अगर मैं MBA ना करती तो मैं 17.5 ईयर्स की थी, 3 साल वेट करती, तो उससे अच्छा था कि प्लान भी हमेशा आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने तैयार सोच लिया कि मुझे IAS ही करना है और अल्लाह ने या भगवान ने नहीं आपकी किस्मत में लिखा है तो नहीं मिलेगा, इसलिए MBA और JRF में टाइम वेस्ट किया। मैंने PhD भी की है, मैंने पोस्ट डॉक भी किया है, और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने ये किया है, क्योंकि मेरा सोचने का नज़रिया बहुत बड़ा हो चुका है, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपकी जो थिंकिंग है ग्रेजुएशन के बाद उतनी नहीं हो पाती जितनी मास्टर्स के बाद होती है, PhD के बाद उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक हायर एजुकेशन में हैं और आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर या पुलिस वाले बन सकते हैं कि अगर आपको एजुकेशन आपकी अच्छी है। मैम इंटरव्यू कैसे दे बताएं। मैंने बताया कि आपके लिए इंटरव्यू के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी। मैम बुक लिस्ट के बारे में ज़रूर बताएं, मैं इसमें आपको लिख दूंगी क्या क्या बुक्स मैंने फॉलो की। मैम प्लीज़ स्ट्रेटजी के बारे में बताएं, और आप PCS ज्वाइन करेंगे या IAS। हाँ, मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं कि मैंने क्यों सीट एक बर्बाद कर दी। मैं ऑलरेडी IAS थी तो मैंने SDM की सीट क्यों बर्बाद की। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सॉरी अगर आपको ऐसा फील हुआ हो, लेकिन ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं था। एक अभी शायद आपको पता हो, मुझे अभी कोई भी सर्विस एलोकेशन नहीं हुआ है UPSC के थ्रू, क्योंकि जब मेरा UPSC का रिजल्ट और जब मैं UPSC की पढ़ाई के दौरान मैं प्रेग्नेंट थी, ये भी एक मिथ है कि प्रेगनेंसी में लोग नहीं कर सकते, तो मैं प्रेग्नेंट थी और उस वजह से मैं टेम्परेरीली अनफिट थी। अभी मुझे फिटनेस सर्टिफिकेट मिला हुआ है और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या सर्विस एलोकेट होगी। एक डर कहीं ना कहीं ये भी था कि कहीं मुझे परमानेंटली अनफिट ना डिक्लेयर कर दिया जाए, इसलिए भी मैंने ये एग्ज़ाम का SDM वाला जो आपका एग्ज़ाम है वो फेल किया था। दूसरी चीज़, मैंने सिर्फ SDM की पोस्ट के लिए ही प्रेफरेंस दी थी, मैंने किसी और सीट के लिए प्रेफरेंस नहीं दी थी। और तीसरी चीज़, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे IRS मिले, हो सकता है कि मुझे IRTS मिले एज़ पर माई रैंक। तो अगर वो देखिए कि क्या मिलता है तो उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी। और तीसरी चीज़, अगेन इट्स माई डोमेन, आप कमेंट कर सकते हैं, आपका अपना व्यू हो सकता है, लेकिन ये मेरा अपना सोचना है कि मैं किसी एग्ज़ाम को दूं या ना दूं, क्योंकि मुझे कोई भी गवर्नमेंट कोई भी मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे बैन नहीं करता कि आप यहाँ हैं तो। और ऐसा नहीं है कि मुझे सेंट्रल में जॉब मिल गई है तो ज़रूरी है कि मैं सेंट्रल में ही करूँ, मैं स्टेट में भी कर सकती हूँ। तो मेरे हिसाब से आप मेरे इस जवाब से सेटिस्फाइड हुए होंगे। मैम यू शुड टेक 2 पार्ट, 1 पार्ट टेक ओन टॉक एंड इन 2 पार्ट टेक आवर क्वेश्चन। ओके, ये जज्बा कहाँ से आता है आपको। हाँ, ये अच्छी चीज़ है। ये जज्बा आता है जब आप ये सोचते हैं कि हम कुछ बेहतर कर सके अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने जानने वालों के लिए। ऐसा नहीं, करप्शन के थ्रू नहीं, उस वजह से कि हम अपने आसपास देखते हैं कि हमारे समाज में कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। और ये सिर्फ बुकिश बातें ही नहीं है, करना भी चाहिए, तो इसलिए ये जज्बा आ जाता है। अब और बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे हो रहे हैं इसके बीच में, अब हम सेकंड पार्ट में अपने चलेंगे और बाकी क्वेश्चन के आंसर हम बाद में देंगे। सेकंड पार्ट हमारा है कि मैनेजमेंट ऑप्शनल से कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि बहुत सारे लोग, मतलब दिल्ली में भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो मैनेजमेंट की तैयारी कराता हो ऑप्शनल की। तो अभी मैं चाहे आपको PCS करना है, चाहे आपको IAS करना है, अगर आप मैनेजमेंट ऑप्शनल ले रहे हैं
तो मैं आपको यूपीएससी का बताती हूँ कि यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। दोनों ही पेपर में 6 पार्ट होते हैं, मतलब टोटल 12 पार्ट्स होते हैं मैनेजमेंट के। तो जो सेक्शन पेपर 1 है उसका पहला पार्ट है मैनेजरियल फंक्शन। उसके लिए आप ऑनलाइन वीडियोस की, स्लाइड शेयर की हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा एक बुक आती है पीसी त्रिपाठी की, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड डिज़ाइन सेकेंड पार्ट, उसके लिए बहुत ही अच्छी बुक है, ऑल टाइम फेवरेट स्टीफन रॉबिन्स की है। थर्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके लिए आपके यशत थापा की बुक रिकमेंड कर सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड मैथ से है तो मेरी अकाउंटिंग बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने कोई भी बुक मुझे जो समझ में आ जाए वो मैंने हेल्प ली थी, और ऑनलाइन रिसोर्सेज भी मैंने फॉलो किए थे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मैंने खान जैन को फॉलो किया था। और 6 पार्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके लिए फिलिप कोटलर से बेहतर कोई बुक नहीं है। आप इंडियन वर्जन की भी बहुत सारी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड पेपर में भी 6 पार्ट होते हैं। उसमें पहला पार्ट होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डिसीजन मेकिंग, तो उसमें आप बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च की कोई भी बुक ले सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ वो बच्चे जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड होता है या साइंस बैकग्राउंड होता है वो ज़्यादा बेहतर कर पाते हैं, और आर्ट्स वालों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। सेकंड प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये भी अगेन टेक्निकल है। इसमें हेल्जर की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, आप उसको हेल्प ले सकते हैं। थर्ड है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें जेम्स ब्रेन की एक बहुत ही अच्छी बुक है, वो सभी लोग फॉलो करते हैं, और स्लाइड शेयर के प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। फिर है फोर्थ गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस, इसके लिए आपको कोई बुक बाहर नहीं मिलेगी, आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज और न्यूज़पेपर रीडिंग के थ्रू ही इसे करना होगा। फिफ्थ है आपका स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, उसमें अजहर काजमी साहब की बहुत अच्छी बुक है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट है आपका इंटरनेशनल बिजनेस, उसमें डॉक्टर CB गुप्ता हैं, उनकी चांद पब्लिशर्स की बुक है, चांद पब्लिशर की, वो भी आप हेल्प उसकी ले सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कि क्या हमें रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए पढ़ना चाहिए। अब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं। अब ये स्ट्रेटजी सिर्फ मैनेजमेंट के लिए ही नहीं, कोई भी ऑप्शनल के लिए यही स्ट्रेटजी रहेगी, इसलिए आप सब लोग इसको पढ़ सकते हैं। पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फर्स्ट सीधा सिलेबस। हम लोग कहते हैं कि क्या पढ़ें कहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप ये देखिएगा कि कोई ऑप्शनल का क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं आता। इनफैक्ट GS का भी कोई क्वेश्चन सिलेबस से बाहर नहीं आता। तो आपको पहले सिलेबस अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। और जो बच्चे स्पेशली फॉर मैनेजमेंट, जो बच्चे मैनेजमेंट से MBA किए हुए हैं या जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, वो मैनेजमेंट का सिलेबस देखें। उसके अलावा सेकंड है चेक लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि पैटर्न कैसा है। और अगर आप पिछले 10 साल के पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे कैसे स्लाइटली टफ होता ही जा रहा है क्वेश्चन पेपर। इट्स नॉट फॉर ओनली मैनेजमेंट, किसी भी सब्जेक्ट का आप देखेंगे कि पेपर टफ होता ही जा रहा है, तो आपको पैटर्न पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है सिलेक्शन ऑफ योर ऑप्शनल। अब आपको ऑप्शनल सिलेक्ट करना है, मैनेजमेंट लेना है या हिस्ट्री लेना है या ज्योग्राफी लेना है, ये तब आपको समझ में आएगा जब आपको लगेगा कि ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन्हें मैं कर सकता हूँ या नहीं। अब ऑप्शनल भी बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। ज़रूरी नहीं है आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तभी आपका मैनेजमेंट का इंटरेस्ट होगा। इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेयर ऑप्शनल। तो बहुत सारे लोग ह्यूमैनिटीज़ में जाते हैं। तो आप ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आपको कितना प्रेडिक्टेबिलिटी क्वेश्चंस देखनी है। तो मैनेजमेंट के पेपर बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होता है इन कंपेयर टू अदर पेपर्स, लेकिन हाँ क्वांट पार्ट नहीं होता है प्रेडिक्टेबल, वो और भी टफ हो सकता है। थर्ड, आपकी सब्जेक्ट में कितनी कमांड है। आपकी कमांड अगर है मैनेजमेंट में तभी आप मैनेजमेंट लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस उसका इतना ज़्यादा है। बिकॉज आप जब MBA करते हैं तो MBA फर्स्ट ईयर में तो आप सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में आप कुछ स्पेशलाइजेशन करते हैं। लेकिन आपको MBA मैनेजमेंट ऑप्शनल ले रहे हैं तो आपको सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। और ये बहुत ही टफ होता है, इनफैक्ट मुझे भी ये बहुत ज़्यादा ही टफ लगा था। और इसके अलावा मैनेजमेंट अगर ऑप्शनल आप ले रहे हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको PPT का मतलब आपको PPT वहाँ नहीं बनानी है, लेकिन आप अगर PPT अच्छे से बनाना जानते हैं तभी आप एक अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपने पेपर को। अब चौथा मेजर पॉइंट है कि आप अपना टाइम टेबल बनाइए। अब टाइम टेबल ऐसा नहीं है कि पूरे साल भर का एक साथ आप बना लें।
मेरे हिसाब से आपको वीकली टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रायोरिटीज़ आपकी अलग अलग होती हैं वक्त के साथ साथ। और आपको उसमें ये आप बेस्ट टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। आपको देखना है कि आपको कब टाइम, आप रात को अच्छा पढ़ पाते हैं कि दिन में अच्छा पढ़ पाते हैं। किसी की बातों में मत जाइएगा, आप अपने हिसाब से पढ़िएगा। कि बहुत सारे लोगों को सुबह पढ़ने में मज़ा आता है, कुछ लोग को रात में पढ़ने में मज़ा आता है, दिन में पढ़ने, तो ये आपके हिसाब से है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नोट्स बनाइए, अपने नोट्स बनाइए। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपने नोट्स आपको दे दूं, मुझे देने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप अपने नोट्स बनाएंगे